तो अगर आप भी 2026 में इन्वेस्टमेंट शुरू करने का प्लान बना रहे हो तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आसान और ज़्यादा इफेक्टिव तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में एज ए बिगिनर इन्वेस्टर हम लोग को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि फंड मैनेजर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर से छोटे छोटे अमाउंट में पैसे जमा करके स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये मोटा मोटी सिंपल भाषा में होता है म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम लोग का गोल क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आपका गोल क्या है तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो गोल दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपको 1 से 3 साल के अंदर अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए अगर आपको डाउन पेमेंट चाहिए, या फिर आपको इंटरनेशनल वेकेशन जाना है, अगर आपको उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए, तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए जो आपके 1 से 3 साल के बीच में पूरे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म गोल ये होते हैं कि मान लो अभी आप वर्किंग हो, आप 30 से 35 साल की आपकी उम्र है और 20-25 साल बाद आपको रिटायरमेंट लेना है, तो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। या फिर मान लो अगर आपको 5 से 7 साल बाद या 10 साल बाद आपको अगर घर खरीदना है, तो आप या तो उसके डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा कर सकते हो, या तो फिर शायद 50-60% उसका जो भी अमाउंट रहता है घर का अमाउंट, उसके लिए आप पैसे जमा कर सकते हो। तो ये हो गया आपके लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म गोल कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप अभी आपने शादी की है, तो अगर आपको आपके बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करने या उनके हायर स्टडीज के लिए जमा करने, जो कि आने वाले 15-20 साल बाद आपको पैसे लगेंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। शॉर्ट टर्म गोल भी आपका कुछ और हो सकता है। मान लो जैसे अभी आप अगर आपको कोई एक महंगा फोन लेना है, जैसे मान लो iPhone 17 Pro Max लेना है, या 2 साल बाद iPhone 18-19 आएगा, तो अगर आपको वो लेना है, अगर आपको कोई कैमरा लेना है, कुछ भी जो आपको 1-2 साल या 3 साल के अंदर चाहिए, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये डिफाइन कर ले सबसे पहले, उसके बाद हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अभी जब हम लोग का ये डिफाइन हो गया है, ये हम लोग को समझ गया कि हम लोग को शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसे चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसे चाहिए, वो डिसाइड करने के बाद हम लोग को ये डिसाइड करना है कि फंड कैटेगरीज, कौन सी फंड कैटेगरीज में हम लोग को पैसे डालने चाहिए। तो मोटा मोटी यहाँ पर 4 तरीके के फंड्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट, फिर हाइब्रिड, फिर इंडेक्स फंड। इक्विटी और गोल्ड दोनों जो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं, यानी कि इसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है। इसके अंदर आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होगा, तो उतना रिस्की भी होगा क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बट उतना रिवॉर्डिंग भी होगा, क्योंकि जितना रिस्क आप लोगे, मान लो आपका 10% के हिसाब से अगर आपका वोलेटिलिटी है, तो 10% के हिसाब से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और 10% के हिसाब से मार्केट नीचे भी जा सकता है। इसका सिंपल तरीका बताऊँ तो मतलब मान लो आज आपके डीमैट अकाउंट में जो भी आपका म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर आपने 100 रुपए डाले हैं, तो वो अगले महीने 90 रुपए भी हो सकता है और अगले महीने 110 रुपए भी हो सकता है। 10% इधर उधर कभी भी हो सकता है स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में हम लोग थोड़ा स्टेबिलिटी और थोड़ा सेफ्टी देखते हैं। मान लो मुझे अगर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है, तो मान लो जैसे मेरा 25 साल बचे रिटायरमेंट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 20 साल मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में समझो पैसे डाल दिए, बट लास्ट के 5 साल में मुझे पैसे चाहिए, अभी मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा मैं निकाल कर डेट म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, ताकि जब लास्ट में या जब भी वो टाइम आएगा जब मुझे पैसे चाहिए होंगे, तब मैं सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा, ना कि ग्रोथ की तरफ। तो डेट म्यूचुअल फंड में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, वो स्टेबल होता है और वो कहीं ना कहीं सेफ अप्रोच एक माना जाता है। अभी इन दोनों का ही मिक्सचर होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, बैलेंस्ड अप्रोच। जैसे मान लो उसमें 60% आपका इक्विटी में पैसा चला गया और 40% आपका डेट में पैसा चला गया, ये होता है बैलेंस्ड अप्रोच। तो इसके अंदर अगर हम लोग बताएंगे तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये डेट म्यूचुअल फंड हो गया लो रिस्क लो रिवॉर्ड, और हाइब्रिड हो गया बैलेंस्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड के जैसे मान सकते हो हम लोग इसको। और फिर उसके बाद होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, यानी कि जैसे जैसे जो भी इंडेक्स में आपने पैसे डाले, अगर आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसे डाले, तो जैसा जैसा निफ्टी ग्रोथ करेगा वैसा वैसा ही आपका जो भी म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अभी इंडेक्स म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ निफ्टी के होंगे, आप सेंसेक्स के भी हो सकता है, बैंक निफ्टी का भी हो सकता है, निफ्टी IT का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से इंडेक्स में पैसे लगा रहे हो। और जब भी आप ये करोगे, क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करने का सोचोगे, तो हमेशा हम लोग को 2 से 4 चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि सेबी रजिस्टर्ड AMC है। AMC
हमेशा सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आ गई है जो ट्रस्टेड नहीं है, जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ वो लोग अपने फेक अकाउंट्स, फेक वेबसाइट्स बना के लोगों को बोलते हैं कि हम लोग आपको इतना % रिटर्न दे देंगे, 2 साल में आपको आपके 2,000 रुपये हम लोग 50,000 कर देंगे। हालांकि लोगों को नहीं पता होता है, वो बेचारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद कंपनी फ्रॉड निकलती है। तो जब भी आप कोई भी ऐसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एएमसी के ऊपर ध्यान दो। अभी अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ आप गूगल भी करोगे सेबी रजिस्टर्ड एएमसी, आपको लिस्ट आ जाएगा गूगल पे। या तो फिर अगर आपको वो भी नहीं करना है तो जो भी नॉन कंपनीज है, जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक सिक्योरिटीज हो गया, कोटक बैंक सिक्योरिटीज हो गया, ये सब के थ्रू से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। SBI के थ्रू आप गूगल कर लोगे, आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये कोई भी पेड प्रमोशन है, वैसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको कुछ नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अभी वो देखने के बाद हम लोग को हमेशा देखना चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। अभी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखने का मतलब क्या है? अभी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग चेक करते हैं पिछले 1 साल के रिटर्न, ठीक है। 1 साल, कुछ लोग 3 साल के रिटर्न चेक करेंगे। कभी भी हम लोग को ये नहीं करना है। 1 या 3 साल में रिटर्न अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक शॉर्ट टर्म पीरियड है। पिछले 1 साल में मार्केट का ओवरऑल ही परफॉर्मेंस अच्छा था या उस पर्टिकुलर सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उसके वजह से उस पर्टिकुलर फंड हाउस में या उस पर्टिकुलर फंड में आपको रिटर्न्स अच्छे दिखेंगे। मान लो 20-30% भी दिख जाएंगे और आप सोचोगे कि निफ्टी तो मुझे 15% रिटर्न दे रहा है, बट ये फंड मुझे 30% रिटर्न दे रहा है, तो मैं इसके अंदर पैसे डालता हूँ। लेकिन अगर आप उसका पिछला 5, 6, 7, 8 साल का डेटा अगर चेक करोगे तो देखोगे कि भाई इसमें से 6-7 साल तो इसने तो लॉस बनाया है, सिर्फ ये 1 साल इसने प्रॉफिट कमाया। तो इसके लिए जब भी आप रिकॉर्ड चेक करोगे ना, पिछला जो भी रिकॉर्ड आप चेक करोगे, कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड आपको चेक करना है। ये आप चेक करने के बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके बाद ही कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालो। कितना भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा फंड मैनेजर क्यों ना हो, हमेशा ये देखना जरूरी है, ठीक है। 1 साल या 2 साल के रिटर्न पे या कोई भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लो, उसके बेसिस पे सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, आपका पैसा है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी रिसर्च करो। ये देखने के बाद हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जो म्यूचुअल फंड हाउस बता रहा है वैसा वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। काफी सारे फंड हाउसेस क्या करते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि हम लोग ने इतना प्रॉफिट कमाया, ये करा वो करा, लेकिन अगर आप उनके इन्वेस्टर्स का अगर आप डेटा देखोगे तो उनके इन्वेस्टर्स ने तो लॉस बुक करा है। क्योंकि कैसा होता है, मान लो मैंने एक फंड हाउस में मैंने पैसे डाले, मान लो ABC करके एक फंड हाउस है, और जो मेरा फंड हाउस है वो मार्केट में बोल रहा है कि हम लोग ने अपने इन्वेस्टर्स को 15% रिटर्न दे दिए, लेकिन मैंने वही सेम फंड ओन करके रखा हूँ, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10% का रिटर्न आया। रिटर्न तो आया है, ठीक है, फंड हाउस ने मुझे रिटर्न तो निकाल के दिया है, बट 10% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो टाइम फ्रेम की बात वो लोग कर रहे हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर छोटे मोटे ट्रिक्स हो जाते हैं कि हम लोग इतने टाइम से प्रॉफिटेबल है, ये हम लोग ने वो कर दिया, तो क्या वो सच में वैसा हो रहा है? उसके बाद हम लोग का आ जाता है सबसे आखिरी चीज, लो एक्सपेंस रेशियो। देखो, लो एक्सपेंस रेशियो हम लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि लो एक्सपेंस रेशियो हम लोग का सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होगा, नहीं। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग का होना चाहिए कि पहले वो जो कंपनी वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं अच्छा खासा, फिर वो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग सब करे। अगर ये तीनों मेट हो गया और उसके बाद अगर लो एक्सपेंस रेशियो, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? अगर मान लो आप हर महीने 100 रुपए डाल रहे हो, तो 100 रुपए में से आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्केट में। जैसे कि मान लो कि अगर मेरा एक्सपेंस रेशियो है 1%, जिस फंड में मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि मेरे 100 रुपए में से 99 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं और 1 रुपया जो फंड हाउस है वो अपना कमीशन ले रहा है। अभी तो वो जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। बट ये मत सोचना कि जिसका सबसे कम है, मान लो कि अगर आपके पास फंड एक फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे का एक्सपेंस रेशियो 3% है, तो ये मत सोचना कि आप बिना सोचे समझे 1% वाले एक्सपेंस रेशियो पे चले जाओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कम एक्सपेंस रेशियो ले रहा है वो आपको रिटर्न भी सिर्फ 5% ला के देगा, जबकि ये जो 3% जो ले रहा है वो शायद आपको 15 से 20% भी ला के दे देगा, ठीक है। तो हम लोग को ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अभी जब हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे तो देखो, जैसे मैंने बताया था एक्सपेंस रेशियो का, अभी बताया था एक्सपेंस रेशियो लोअर इज बेटर। जितना लो होगा उतना ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम लोग एकदम ही एक्सपेंस रेशियो को 0.1 वाला ढूंढ ले, क्योंकि वैसा हम लोग को नहीं मिलेगा अगर ये इंडेक्स फंड नहीं है तो। और जैसे कि मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है, पिछले 5 से 10 साल का डेटा चेक करो। कंसिस्टेंसी में ऐसा नहीं है कि हम लोग 2015 से लेकर 2025 तक का या 2026 तक का डेटा चेक कर लेंगे कि इस 10 साल के पीरियड में इन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं चेक करना है। कभी भी उस तरीके से चेक करना है, उस 10 साल के पीरियड में कोई भी साल उठा लो, वहां पर उनका रिटर्न अच्छा होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, या अगर नेगेटिव भी है तो मार्केट के मुकाबले
से कम नेगेटिव होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? रोलिंग रिटर्न का ये मतलब होता है कि मान लो आपने 2015 से 2016 का डेटा चेक कर लिया, 2016 से 2017 का डेटा चेक कर लिया, आप ऐसे एक एक साल पकड़ रहे हो, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2015 से आपने 2020 का डेटा चेक करा, फिर उसके बाद 2016 से 2021 का डेटा चेक करा, तो ये 5-5 साल का आप डेटा पकड़ रहे हो। 2017 से आपने 2022 का डेटा चेक करा, तो ये जो 5-5 साल के पीरियड है या 3-3 साल के पीरियड है, जैसा भी आपको रोलिंग रिटर्न चेक करना है वैसे, तो उस साल में मार्केट के कंपैरिजन में इस फंड हाउस ने कैसा परफॉर्म करा, आपको उस तरीके से चेक करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप सिर्फ 2015 से लेकर 2025 तक का अगर चेक करोगे, तो आपको क्या पता 2015 से 2024 तक पता चला इस फंड हाउस ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, और अचानक इस फंड हाउस ने जिस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे डाले थे, जो 2-3 उसमें से कोई 2-3 ऐसे स्टॉक रहेंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा रहेगा, और अचानक 2025 में इनके पॉजिटिव रिटर्न्स आ गए और उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को। तो उसके वजह से आप ये इंप्रेशन में रहोगे कि फंड ने तो मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया है, तो मैं इसी में पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आप पिछले 9 साल का डेटा चेक करना ही भूल गए, या फिर रोलिंग रिटर्न के हिसाब से चेक करना ही भूल गए, तो गलत फंड में इन्वेस्ट कर लोगे। तो वो चीज़ पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि आप एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेते हो, लोवेस्ट है, 5-10 साल का डेटा भी चेक कर लेते हैं, लेकिन जो पिछला जो रिटर्न है वो लोग यही सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में भी वही रिटर्न मिलेगा। मतलब इस फंड हाउस ने पिछले 10 साल में 15% रिटर्न दिया है, तो आने वाले 10 साल में भी वापस 15% देगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में वो फंड कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा था वो डिपेंड करता है, उस फंड हाउस की या उस फंड की क्या स्ट्रैटेजी थी वो डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशंस डिपेंड करती है कैसी थी। आने वाले टाइम में अगर कोविड जैसे कुछ सिचुएशन आ जाएगी तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा, कुछ और अच्छी या बुरी न्यूज़ आएगी उसके ऊपर भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का भी हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी फंड हाउस का अगर आप देखते हो, मान लो पास्ट परफॉर्मेंस अगर 15% है, ठीक है, आपने सब कुछ चेक कर लिया, रोलिंग रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा मॉडरेट सोचो, आप उसको 12 से 13% पकड़ के चलो कि आपको इन फ्यूचर 12 से 13% मिलेंगे। क्यों? इससे क्या हो जाता है ना कि हम लोग एक एक्सपेक्टेशंस रहती है 15% तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर वो 15 का 14 भी हो गया या 13 भी हो गया तो भी हम लोग को बुरा लगेगा कि अरे यार वो 2% हम लोग को मिस हो गया। तो हमेशा इसके लिए थोड़ा सा कम सोच के चलो। तो अगर 15 आ भी गए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी हम लोग ने 12-13 तो एक्सपेक्ट करा ही था। 12-13% भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कंपाउंडिंग काम आती है। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि SIP करें या लमसम करें, ठीक है। अभी SIP किसको काम आएगी? देखो, SIP का सिंपल सा मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह आपको डिसिप्लिन बनाएगा और इसमें आपको कंपाउंडिंग की बहुत हेल्प होगी। जो भी लोग काम धंधे पे जाते हैं उनको जो सैलरी आती है मात्र 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से शुरू कर सकते हो। आप मानोगे नहीं, जब मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट करा तो मैंने खुद 500 रुपये मंथ से स्टार्ट करा था। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने 1 साल पूरा 500 रुपये स्टार्ट करा, फिर मैंने दूसरे फंड में 1000 रुपये डाले और फिर मैंने उनके ऊपर स्टेप अप SIP के हिसाब से शुरू करा। अभी स्टेप अप SIP क्या होता है? नॉर्मल SIP में मतलब आपके महीने के 500 रुपये ही जा रहे हैं। स्टेप अप SIP में आप क्या करते हो, फंड हाउस को ये बताते हो कि आने वाले 1 साल बाद या 3 महीने या 6 महीने बाद, जैसा भी आप उसको सिलेक्ट करते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, तो उसके बाद आप सिस्टम को या फंड हाउस को बताते हो कि आप मुझसे अभी ये साल 500 रुपये ले रहे हो, अगले साल से आप मुझसे 600 रुपये ले लो। क्यों? ऐसा करने से क्या फायदा हो जाता है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है। क्योंकि अभी अगर मैं सिर्फ महीने के 500 रुपये डाल रहा हूँ तो 12 महीने के मेरे कितने हो गए? 6000 रुपये। तो ये साल मैंने सिर्फ 6000 रुपये डाले। अभी अगले साल अगर मैं 600 रुपये डाल रहा हूँ तो अगले साल का मेरा जो पैसे इन्वेस्ट होगा वो 7200 होगा। उसके अगले साल 700 रुपये करके डालूंगा तो 8400 और ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ रहा है और जो ग्रोथ है उसकी वजह से वो भी बढ़ेगा। और वो क्यों करना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं कि 500 रुपये से आपका वेल्थ नहीं बढ़ेगा, आपको बढ़ाना ही ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जैसे काम करते हो तो ऑन एन एवरेज इंडिया में लोगों की सैलरी 8 से 10% तो बढ़ती ही है। अगर नहीं भी बढ़ती, मान लो अगर आपकी कंपनी में उतनी सैलरी नहीं बढ़ती, अगर आपकी 5% बढ़ रही है, तो अगर आप 5% भी बढ़ा सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आप उतना बढ़ा दीजिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा रहेगा, उतना आपका रिटर्न ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। अभी लमसम में लोग पूछते हैं कि मैं लमसम पे कैसे इन्वेस्ट करूँ। देखो, लमसम का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने एक टाइम में पैसे डाल दिए, सीधा आपके पास जो भी बड़ा पैसा है आपने डाल दिया। जैसे मान लो क्या कर सकते हो, आप काम कर रहे हो, 12 महीने में आपने 500-500
रुपए की या मान लो 1000 रुपए की SIP शुरू कर ली, आपके साल के हो गए 12,000 रुपए और आपको इसके ऊपर मान लो 2,000 रुपए रिटर्न आ गए उस एक साल के, तो आपके टोटल अमाउंट हो गया 14,000 रुपया विथ रिटर्न्स। ठीक है, अगर मान लो इस 12 महीने के बीच में अगर आपका जो दिवाली का बोनस हो गया, न्यू ईयर का बोनस, या फिर आपने कोई टारगेट पूरा करा, उसके आपको मान लो 10,000 मिल गए, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से, अगर आपको बाय द वे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। 2026 में मैं ये सब वाले वीडियोस जरूर लेके आने वाला हूँ, तो आप उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना आपको इस वीडियो को लेकर थॉट्स क्या है। तो 10,000 रुपये मान लो आपने आपको बोनस मिला, तो जरूरी नहीं है पूरा 10,000 इन्वेस्ट कर लो, मतलब अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो इतना कुछ बुरा नहीं है। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट इसमें का 5,000 तो इन्वेस्ट कर दो, ताकि फिर क्या हो जाएगा, जहां पर आपका ईयर एंड के बाद ये जो 14,000 होगा वहां पर आप इसमें 5,000 डालोगे और ये 5,000 के ऊपर भी आपको जो 15% जो रिटर्न मिला रहेगा, तो मोटा मोटी आपके पास 14,000 की जगह 20,000 रुपए आपका रिटर्न हो चुका होगा। लमसम का सिंपल सा मतलब होता है आप एक बड़ा अमाउंट कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। SIP का मतलब होता है आप हर एक महीने कोई एक पर्टिकुलर तारीख पकड़ के आप उस पर्टिकुलर तारीख को आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि प्लेटफॉर्म और KYC आपको हमेशा वैसे ही फंड हाउस की तरह, वैसे आपको जो भी वेबसाइट है AMC की वेबसाइट से आप इन्वेस्ट करो, या तो फिर जो ट्रस्टेड एप्स होते हैं जैसे ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, या फिर आपका जो बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे आप SBI में आपका अकाउंट हो, चाहे आपका कोटक में हो, एक्सिस बैंक में हो, HDFC में हो, ICICI में हो, जिस किसी में भी हो, आप वो बैंक के थ्रू भी आप डायरेक्टली अपना म्यूचुअल फंड ले सकते हो। सबसे पहले आपको फंड देखना है, सबसे पहले तो आपको अपना गोल डिफाइन करना है। गोल डिफाइन करने के बाद आपको देखना है कि आपको इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है, बैलेंस्ड हाइब्रिड में डालना है, इंडेक्स फंड में पैसे डालने हैं। आपने वो डिफाइन कर लिया, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि कौन से फंड में डालने हैं, आपने फंड कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, फिर कौन से फंड में पैसे डालने हैं। जैसे कि मान लो मैंने निफ्टी 50 का XYZ AMC से मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने उसका पास्ट परफॉर्मेंस, मैंने उसका लो एक्सपेंस रेशो सब देख लिया है, मैंने सब कुछ उसका चेक कर लिया और सेबी रजिस्टर्ड भी है। फिर उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने पैसे डालने हैं। जैसे मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे महीने के 2,000 रुपए डालने हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे वो इन्वेस्ट किसके थ्रू करना है, कोई ऐप के थ्रू करना है, थर्ड पार्टी ऐप, या मुझे कोई AMC के वेबसाइट के थ्रू करना है। वो डिसाइड करने के बाद अब इन्वेस्टमेंट हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है लोग, कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना इसको भूल जाते हैं। हमेशा आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, आपको एटलीस्ट, अगर आप साल में 2 बार नहीं कर सकते, 3 बार रिव्यू नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट 1 बार तो रिव्यू करना है। रिव्यू करने का मतलब क्या होता है कि देखना है आपको, ऐप पे खोल के, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है या फिर वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लॉग इन करके चेक करना है कि आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं। अगर मान लो अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड है जो बहुत ही वाहियात सा रिटर्न दे रहा है, तो क्या आपको वो उसमें से पैसे निकाल के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए क्या, वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिया साल में, और उसके बाद अगर आप देखते हो कि आपका म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट नहीं है, जबकि आपका 5-10% का लॉस हो गया, तो आपको पैनिक नहीं करना है। देखो, अगर आप इक्विटी में पैसे डाल रहे हो, चाहे डेट में पैसे डाल रहे हो, चाहे हाइब्रिड में, चाहे गोल्ड में, किस में भी, वोलेटिलिटी तो मार्केट में होंगी ही, और ये वोलेटिलिटी का अगर आप सामना करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पैनिक में बेच दोगे तो आपको लॉस में आप उसको कैश आउट करोगे। अभी जो आप लॉस देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, वो सिर्फ एक स्क्रीन पे लॉस है, उसको हम लोग कहते हैं पेपर लॉस। वो पेपर लॉस है, वो अभी तक आपने बुक नहीं करा, लेकिन अगर आपने उसको कैश आउट कर लिया, आपने अपने म्यूचुअल फंड लॉस में बेच दिए, पैसे निकाल लिए, अगर आप कुछ टाइम और रुकोगे तो शायद वो लॉस रिकवर होगा, और अगर आपको निकालना है पैसे तो आप प्रॉफिट में निकालो ना, लॉस में क्यों निकाल रहे हो, समझ रहे हो। और उसके बाद हम लोग को कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर महीने, हर क्वार्टर, जैसा भी आपका इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा भले से आप महीने के 500 रुपये इन्वेस्ट करो, बट आप SIP शुरू करो, वो सबसे बेस्ट होता है। प्रो टिप बताऊंगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, छोटा शुरू करो, बट शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, और कंपाउंडिंग से आपका वेल्थ जरूर ग्रो होगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।